कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो में यौन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है। चलिए पुरुष जनन तंत्र के विभिन्न भागों को देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले उन भागों से शुरू करते हैं जो हमारे शरीर में साफ साफ दिखाई देते हैं। तो इन भागों में से एक भाग है ये त्वचा की थैली जो हमारे निचले पेट से लटकती रहती है। इसे हम वृषण कोश यानी कि स्क्रॉटम कहते हैं। वृषण कोश, जैसा कि मैंने कहा, ये त्वचा की एक थैली होती है जो निचले पेट से लटकी होती है। तो जाहिर है कि ये अपने अंदर किसी चीज की सुरक्षा कर रही है ना? वो क्या है जिसकी ये सुरक्षा कर रही है, उस पर हम अभी आएंगे। लेकिन एक और भाग जिसे हम आसानी से देख सकते हैं वो है लिंग। अब चलिए उन अंगों की ओर बढ़ते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो उन अंगों में से एक है मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारा मूत्राशय है और शायद आप जानते होंगे कि इसमें मूत्र भरती है। और जब ये पूरी तरह भर जाता है तब मूत्र एक नली के माध्यम से लिंग में प्रवेश करती है और फिर शरीर से बाहर निकलती है। और इस विशेष नली को हम मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये है मूत्र मार्ग और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब वापस चलते हैं वृषण कोश की ओर। इसके अंदर क्या होता है? तो वृषण कोश एक महत्वपूर्ण अंग की सुरक्षा करता है जिसे हम वृषण यानी कि टेस्टिस कहते हैं। ये है वृषण जो दो होती है। तो अंग्रेजी में बहुवचन में इन्हें टेस्टिस कहा जाता है और एक वचन में टेस्टिस। तो वृषण का काम क्या है? मुख्य कार्य होता है शुक्राणु यानी कि स्पर्म कोशिकाओं का निर्माण करना। और इसी कारण इसे जनन ग्रंथि यानी कि गोनाड कहा जाता है। जनन ग्रंथियां वो होती हैं जो युग्मक बनाती हैं। पुरुषों में युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। तो वृषण जनन ग्रंथि शुक्राणु बनाती हैं। आपको ये भी याद हो सकता है कि वृषण किशोर अवस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण यौन हार्मोन बनाती है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कारण पुरुषों में किशोर अवस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे दाढ़ी बढ़ना, आवाज का भारी होना आदि। इसके अलावा व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे आक्रामकता का बढ़ना। ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है जो पुरुषों में यौन परिपक्वता लाता है। टेस्टोस्टेरोन का एक और कार्य है कि वो वृषण में शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करता है। अब एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न, वृषण कोश नीचे क्यों लटका होता है और वृषण को शरीर से लगभग बाहर क्यों रखता है? इसका कारण है शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए वृषण कोश पेट के नीचे लटका होता है ताकि वृषण शरीर के बाहर हल्का ठंडा तापमान पा सके। इस प्रकार वृषण कोश वृषण की सुरक्षा करता है और साथ ही तापमान को नियंत्रित करता है। अब जब शुक्राणु बनते हैं तो वो एक और अंग की ओर बढ़ते हैं। ये अंग वृषण के ऊपर स्थित होता है। इसे हम अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस कहते हैं। अंग्रेजी नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन जैसे ही शुक्राणु यहाँ पहुंचते हैं ये यहाँ पर विकसित होते हैं और परिपक्व होते हैं। जैसे हमारा शरीर बढ़ता और परिपक्व होता है वैसे ही शुक्राणु भी विकसित होते हैं और वो इस अंग में होते हैं। परिपक्व शुक्राणु यहाँ टिके रहते हैं। आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में ये आवश्यक नहीं है। अब इन शुक्राणुओं का आगे क्या होगा? अगर लिंग उत्तेजित होता है तो ये शुक्राणु एक नली में प्रवेश कर जाते हैं जिसे हम कुछ ही समय में देखेंगे और अंततः ये लिंग से बाहर निकलते हैं। लेकिन यदि कोई उत्तेजना नहीं होती तो शुक्राणु शरीर द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि यहाँ कोई पुराना शुक्राणु ना रहे, हमेशा ताजे परिपक्व शुक्राणु तैयार रहे। अब क्या होता है जब लिंग उत्तेजित होता है? जैसे ही लिंग उत्तेजित होता है
परिपक्व शुक्राणु अधिवृषण से एक अन्य नली में प्रवेश करते हैं। ये नली होती है शुक्रवाहक यानी कि वास्ट डिफरेंस। फिर शुक्राणु कहाँ जाते हैं? शुक्रवाहक शुक्राणुओं को एक अन्य नलिका में ले जाता है और फिर अंततः ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं। वही नली जिससे मूत्र बाहर निकलती है और फिर शुक्राणु लिंग से बाहर आ सकते हैं। अब एक छोटा प्रश्न, शुक्रवाहक शुक्राणुओं को सीधे मूत्र मार्ग में क्यों नहीं ले जाता? ये एक खास कारण से है। शुक्राणु जब पुरुष शरीर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें महिला जनन तंत्र में लंबे समय तक जीवित रहना होता है। उन्हें ऊर्जा, पोषण और गति की आवश्यकता होती है। अगर शुक्राणु सीधे बाहर आ जाएं, तो ये जरूरी चीजें नहीं मिलेंगी और कोशिकाएं जीवित नहीं रह पाएंगी। इसलिए शुक्राणुओं की सहायता के लिए कुछ अतिरिक्त स्राव की आवश्यकता होती है। ये स्राव सहायक ग्रंथियों के द्वारा किए जाते हैं। इन ग्रंथियों के नाम मैं अभी बताऊंगी, लेकिन यही ग्रंथियां इस नलिका और मूत्र मार्ग में स्राव छोड़ती हैं, जो शुक्राणु से मिलकर उन्हें पोषण, ऊर्जा और गतिशीलता प्रदान करते हैं। तो इन्हें सहायक ग्रंथियां कहा जाता है, जो ये स्राव बनाती हैं। अंततः शुक्राणु और स्राव का ये मिश्रण मूत्र मार्ग से बाहर आता है। इसे हम वीर्य यानी कि सीमन कहते हैं। तो वीर्य में शुक्राणु और सहायक ग्रंथियों के स्राव होते हैं। अब इन ग्रंथियों के नाम बताते हैं। वीर्य के अधिकांश स्राव इस ग्रंथि द्वारा होते हैं, जो मूत्राशय के पीछे स्थित होती है। इसे कहते हैं शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल। और नीचे की ग्रंथि ये भी स्राव में मदद करती है। इसे पुरस्थ ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। आपने इसका नाम पहले सुना होगा। अब ये उत्तर देता है कि ये छोटी सी नली क्यों है। शुक्रवाहक शुक्राणुओं को इस नली में छोड़ता है। ये ग्रंथियां अपने स्राव इस नली में छोड़ती हैं और यहीं पर अधिकांश वीर्य बनता है। और ये छोटी सी बल्ब जैसी संरचना तीसरी ग्रंथि है। ये भी वीर्य में अपना स्राव जोड़ती है। चूंकि ये बल्ब जैसी है और मूत्र मार्ग से जुड़ी है, इसलिए इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। इसका एक और कार्य है। वीर्य के आने से पहले ये एक क्षारीय स्राव भेजती है, जो मूत्र मार्ग को साफ करता है। यदि वहां कोई मूत्र हो तो उसे हटा देता है, क्योंकि मूत्र अम्लीय होता है। और यदि वीर्य अम्लीय मूत्र से मिल जाए तो शुक्राणु मर सकते हैं। तो ये पहले मार्ग को साफ करता है, फिर शुक्राणु बाहर आते हैं। और निश्चित रूप से इस समय लिंग उत्तेजित हो सकता है, जो वीर्य को तेज गति से बाहर निकालने में मदद करता है। फिर वीर्य योनि यानी कि वजाइना में प्रवेश करता है और शुक्राणु अंडाणु की तलाश में अपनी नई यात्रा शुरू करते हैं। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और वीर्य के बाहर आने की इस क्रिया को हम स्खलन यानी कि इजैक्युलेशन कहते हैं। हर स्खलन में वीर्य में लाखों शुक्राणु हो सकते हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों। क्योंकि महिला जनन तंत्र में स्थितियां बहुत कठोर होती हैं और अधिकतर शुक्राणु मर जाते हैं। अस्वस्थ और कमजोर शुक्राणु मर जाते हैं, ताकि केवल सबसे स्वस्थ शुक्राणु ही अंडाणु से मिल सके। और अंततः यदि आप सोच रहे हैं कि शुक्राणु कैसा दिखता है, तो ये उसका एक चित्र है। शुक्राणु एक कोशिका होती है। इसमें एक सिर होता है जिसमें केंद्रक होता है, यानी आनुवंशिक सामग्री। यही आनुवंशिक सामग्री निषेचन के बाद अंडाणु में जाती है। इसमें एक पूंछ होती है जो इसे तैरने में मदद करती है, योनि और गर्भाशय के अंदर। और इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए शुक्राणु के शरीर में सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिन्हें आप ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं। तो ये है मानव शुक्राणु का स्वरूप। ठीक है, बस अब हम एक सारांश करते हैं कि हमने क्या सीखा। तो वृषण पुरुष जनन ग्रंथि है जो शुक्राणु बनाती है। ये वृषण कोश द्वारा सुरक्षित होती है, जो पेट के नीचे लटकती त्वचा की थैली है। ये शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक कम तापमान भी बनाए रखती है। कम उम्र के शुक्राणु अधिवृषण में जाते हैं, वहीं पर वो परिपक्व होते हैं और कुछ समय के लिए वहां टिके रहते हैं।
अगर लिंग उत्तेजित होता है तो शुक्राणु शुक्रवाहक में जाते हैं। शुक्रवाहक शुक्राणुओं को एक छोटी नली में छोड़ता है और सहायक ग्रंथियां जैसे कि शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथि भी अपने स्राव जोड़ती हैं। ये स्राव शुक्राणुओं को पोषण, ऊर्जा और गति प्रदान करते हैं और इससे वीर्य बनता है। वीर्य अंततः मूत्र मार्ग से बाहर आता है, उत्तेजित लिंग से तेज गति से निकलता है। शुक्राणु में एक सिर होता है जिसमें आनुवंशिक सामग्री होती है, एक शरीर होता है जिसमें सूत्र कणिका होता है और एक पूंछ होती है जो इसे गति देती है।